पश्चिम एशिया में हो रहे युद्ध का प्रभाव भारत की रसोई पर भी पड़ सकता है। भारत में खाद्य संकट की स्थिति अभी वर्तमान की बात करें तो बिल्कुल नहीं है। हमारे पास पर्याप्त प्रचुर मात्रा में खाद्य भंडार है। इसके अलावा रबी की फसल भी अच्छी होने की बात कही गई है। लेकिन अब क्या कारण है? अगर ये सारी स्थितियां हैं तो कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से भविष्य में खाद्य संकट की बात कही जा रही है, यानी कि फूड इन्फ्लेशन की बात कही जा रही है? देखिए, वर्तमान की स्थिति को अगर देखें और भविष्य की स्थिति को देखें तो दोनों के कंडीशन में अलग अलग बात है। यह सच है कि पश्चिम एशिया की स्थिति जो अशांत स्थिति है उसकी वजह से भविष्य में खाद्य संकट यानी कि भविष्य में फूड इन्फ्लेशन की बात कही जा रही है। लेकिन भविष्य में क्यों कही जा रही है, वर्तमान में क्यों नहीं कही जा रही? तो इसके लिए पहले वर्तमान की स्थिति को देखते हैं और फिर ये जानते हैं कि यह भविष्यवाणी भविष्य को लेकर क्यों की जा रही है। अब इसके लिए सबसे पहले अगर वर्तमान की स्थिति देखें तो सबसे पहले जो बात की जाती है वो की जाती है कि बफर स्टॉक कितना है, यानी कि आपके पास जो सुरक्षित आपका भंडार है वो कितना है। तो सुरक्षित भंडार की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि गेहूं की स्थिति आप देखेंगे तो 23.6 मिलियन टन आपको गेहूं हमारे यहाँ इस बार पर्याप्त मात्रा में भंडार है जो कि बफर स्टॉक में है। चावल की बात कर लें तो 36.5 मिलियन टन है। तो इस तरफ से तो काफी सुरक्षित स्थिति है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि इस बार जो रबी की फसल है वो भी अच्छी होगी और भविष्य में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को रबी की अच्छी फसल बयां भी करती है। रबी की अच्छी फसल जैसे कि जो सर्दियों में बोई जाने वाली फसल होती है और बसंत में काटी जाती है, जिसमें कि गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। अब ये क्यों अच्छी है? तो इसके लिए अनुकूल मौसम भी रहा है। अगर आप देखेंगे तो सर्दी का मौसम इनके लिए चाहिए। सर्दी के मौसम में क्या होता है, जो गेहूं होता है उसमें जब ग्रेन फिलिंग स्टेज होता है, यानी कि जब उसमें दाने आकार लेने वाली स्थिति में आते हैं, तो उस समय ठंड अगर अच्छी पड़ती है तो उसमें कम ताप पर ये दाने बड़े होते हैं, यानी कि वजन भी उनका ज्यादा होगा और इस तरह से प्रोडक्शन पर उसका असर पड़ता है। तो अनुकूल मौसम इस बार रहा है, यानी कि गेहूं की अच्छी फसल पूरी तरह से होगी भी। ज्यादा क्षेत्र में जो है बुआई, यानी कि मौसम अच्छा अगर रहेगा, बारिश समय पर होगी तो ज्यादा क्षेत्र में, ज्यादा भूमि में नमी रहेगी तो ज्यादा क्षेत्र उसके लिए उपजाऊ रहेंगे, तो ज्यादा क्षेत्र में बुआई भी हुई है। तो चावल और कपास और मक्का जो खरीफ फसलों के लिए अच्छी मानसून की बारिश चाहिए वो भी ठीक ठाक हुई है। तो अब यहां पर मानसून भी ठीक रहा है, मौसम भी, सर्दी भी ठीक पड़ी है, यानी कि रबी के मौसम के लिए भी, खरीफ के मौसम के लिए भी, दोनों के लिए भी स्थिति ठीक रही है। इसके अलावा मक्का की पैदावार की बात कही जा रही है कि वो भी स्थिर रहेगी या तो और बेहतर ही होगी। साथ साथ आलू के लिए भी ये कहा जा रहा है कि 8 से 10% इसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ये सारी स्थितियां अनुकूल है, लेकिन इसके बावजूद ये क्यों कहा जा रहा है इन फ्यूचर भविष्य में खाद्य संकट, यानी कि जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि खाने की चीजों के दाम के बढ़ने के बारे में संकेत आखिर क्यों किए जा रहे हैं? तो देखिए, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले वर्तमान स्थिति, जैसा कि मैंने बताया, गेहूं की भी स्थिति ठीक है, चावल की भी स्थिति ठीक है, यानी कि बफर स्टॉक हमारे पास, खाद्यान्न, प्रचुर खाद्यान्न भंडार है। चीनी की भी स्थिर कीमतें हैं, घरेलू बाजार में चीनी के दाम स्थिर बने हुए हैं। आलू का प्रोडक्शन बढ़ेगा ही, अनुकूल जलवायु का लाभ मिला ही है, इन फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। फिर भी अगर ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन की स्थिति, फूड इन्फ्लेशन की स्थिति देखी जाएगी, तो उसके क्या कारण है? तो उसके कारण एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि अगली बार, यानी इन फ्यूचर, अगर ये कंडीशन लंबे समय तक रहती है तो कृषि में जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उन चीजों पर संकट आएगा, और खासतौर पर वो चीजें जिनको कि हम खाड़ी देशों से आयात करते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला नंबर आएगा उर्वरक की जो समस्या है वो होने वाली है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर देखें तो उर्वरकों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि फर्टिलाइजर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये फर्टिलाइजर बेसिकली हम खाड़ी देशों से क्या करते हैं, आयात करते हैं। अब इस फर्टिलाइजर में आप देखें वो तमाम फर्टिलाइजर हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, इसके अलावा जिसमें कि एनपीके से रिलेटेड सारे फर्टिलाइजर आते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और पोटास और पोटेशियम से रिलेटेड सारे आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास से रिलेटेड सारे आपके आते हैं फर्टिलाइजर। अब इसमें यूरिया की अगर बात कर ले तो नाइट्रोजन युक्त ये जो यूरिया होता है बेसिकली पौधों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह से डीएपी होता है, डीएपी जिसको कि डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एलएनजी हो गया, इसी तरह से अमोनिया हो गया, इसी तरह से सल्फर हो गया। अब चूंकि खाड़ी देशों से इसको हम आयात करते हैं और खाड़ी देशों से जो सप्लाई चेन है वो इस समय प्रभावित है, और लंबे समय तक अगर ये प्रभावित रहेगा तो फिलहाल हमारे पास जो बफर स्टॉक है वो जब खाली होगा तो आने वाले समय में इन चीजों की कीमत बढ़ेगी। और इन चीजों की वर्तमान संदर्भ में भी अगर आप कीमत देखेंगे तो जैसे डाई अमोनियम फास्फेट की बात करें तो $650 प्रति टन के हिसाब से जो कीमत थी वो बढ़कर $825 प्रति टन हो चुकी है। इसी तरह से आप देखेंगे तो अमोनिया की भी स्थिति देखें, 450 से बढ़कर
$750 प्रति टन तक हो चुकी है। इसी तरह से सल्फर भी 200 से $700 प्रति टन तक पहुंच चुका है। अगर ये लंबे समय तक चीजें चलेंगी तो इनकी कीमत में और इजाफा होगा, और ऐसी दशा में मौजूदा जो स्टॉक है, खरीफ के सीजन की शुरुआत तक तो हमारे पास स्टॉक है कि हम सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अगर ये चीजें लंबी खींचेंगी तो बारिश के मौसम में जब फसल बोई जाती है तब तक के बाद फिर स्थिति चिंताजनक होगी। यानी कि खरीफ का मौसम जब शुरू होता है बारिश में, और चूंकि आप जानते हैं खरीफ की फसल जो होती है बारिश में बोई जाती है और अगस्त सितंबर अक्टूबर तक फिर उसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो इस समय खरीफ की फसल की शुरुआत यानी कि बारिश के मौसम की शुरुआत तक का स्टॉक, बफर स्टॉक हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये संघर्ष लंबा चला तो हम बेसिकली जो उर्वरक है उस पर हमारी जो निर्भरता चूंकि खाड़ी देशों में है, और वो सप्लाई चेन के बाधित होने से इनकी कीमत में क्या होगा, इजाफा होगा। दूसरी बात जो आती है वो कीटनाशक की समस्या आती है, और इसमें भी अगर आप देखेंगे जो कीटनाशक होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसमें नाफ्था एक प्रोडक्ट है। तो नाफ्था बेसिकली किससे बनता है, जो क्रूड ऑयल होता है उससे बनता है, और ऑयल चेन चूंकि बाधित है तो नाफ्था की सप्लाई भी बाधित है। और पश्चिम एशिया से फिर आप देखेंगे कि पश्चिम से वो एशिया की तरफ नाफ्था आता है। अब वहां पर कीटनाशक, खरपतवार, फफूंदनाशक ये सारे क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, क्योंकि नाफ्था बेसिकली क्रूड ऑयल से ही बनने वाला एक उत्पाद होता है। अब जैसे प्रोपिलीन है, प्रोपिलीन से ही क्या बनता है, ग्लाइफोसेट बनता है। तो अब ऐसी दशा में इस तरह के वो तमाम खरपतवार नाशक हो गए या कीटनाशक हो गए, वो सब भी महंगे हो जाएंगे। तो जो उपज है उसकी सुरक्षा के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो भी महंगे हो गए। आपका खाद पहले ही महंगा हो गया था। इसके अलावा जो चीज महंगी हो रही है वो हो रही है पैकेजिंग, यानी कि सबसे पहले खाद महंगी हो गई, उसके बाद कीटनाशक महंगा हो गया, और पैकेजिंग लागत में भी वृद्धि होगी। अब आप सोच रहे होंगे पैकेजिंग लागत में वृद्धि क्यों होगी, क्योंकि जो चीज पैक होती है वो आप देखेंगे कि ज्यादातर इसमें जैसे प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो प्लास्टिक के बनने में भी नाफ्था का रोल होता है। साथ साथ आप देखेंगे इस पैकेजिंग लागत की वृद्धि 30 से 40% तक अभी हो गई है। और प्लास्टिक बॉटल्स हो गई आपकी, जिसमें ये पाउच, बड़े बड़े पाउच होते हैं उसमें पैक होते हैं, इसके जो कॉटन बॉक्स होते हैं, इस पर जो लेबलिंग होती है, ये सारी चीजों में नाफ्ता का रोल है। या ये वृद्धि भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है, पेट्रोकेमिकल्स से जुड़ी हुई है। तो पेट्रोकेमिकल से जुड़ी होने की वजह से इस पे पैकेजिंग लागत में भी जो 30 से 40% की वृद्धि अभी आपको दिखाई दे रही है, अगर ये लंबे समय तक कंडीशन रही तो ये भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर कृषि उत्पादन की जो लागत होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कृषि उत्पादन करने के लिए जो बेसिक चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें अनुकूल दशा होने के बावजूद अगर उसमें उर्वरक महंगा पड़ेगा, कीटनाशक महंगा पड़ेगा, पैकेजिंग उसकी महंगी होगी, तो प्रोडक्शन आपका क्या होगा, महंगा होगा। और प्रोडक्शन महंगा होगा, मार्केट तक पहुंचकर वो और महंगा हो जाएगा। और इस तरह से आपको पता है कि खाद्य और खाद दोनों पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, और ये सब्सिडी भी कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि उस महंगाई को कंट्रोल करे तो सब्सिडी को अगर बढ़ाना पड़ा तो लोड किसके ऊपर आएगा, गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। और अप्रत्यक्ष रूप से वो लोड अगर गवर्नमेंट पे आएगा तो बाकी जगहों पर उस महंगाई का असर दिखेगा। इसीलिए फूड इन्फ्लेशन की भविष्यवाणी यहां पर की जा रही है, क्योंकि कृषि लागत में जो आने वाले समय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, उसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि सारी अनुकूल दशाओं के होने के बावजूद, रबी की अच्छी फसल होने के बावजूद, गेहूं, चना, सरसों, मसूर अच्छा प्रोडक्शन होने के बावजूद, 25% मानसून की वर्षा अच्छी होने के बावजूद, आलू का प्रोडक्शन बढ़ने के बावजूद भी कृषि लागत में वृद्धि से भविष्य में खाद्य महंगाई के प्रमुख खतरे के तौर पर यहां पर संकेत किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक महत्वपूर्ण कोर्स के विषय में। अगर आप चाहते हैं अपने यूपीएससी की तैयारी कम समय में बेहतर तरीके से करना, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से आपकी यूपीएससी की जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी होगी 14 महीने में। इस कोर्स की खास बात यह है कि यह हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में उपलब्ध है। साथ साथ इसमें 18 टेस्ट भी देने को आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को भी इसके माध्यम से कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको इसमें प्रिंटेड मटेरियल भी दिए जाएंगे, और इसकी कीमत 34,999 है, लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, फिर उसमें दृष्टि इस ऐप पे जाकर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को सर्च करिए। वहां पर इस कोर्स के सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। फिर आप उस पर क्लिक करके बाय के ऑप्शन पर जाएंगे तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए और इस कोर्स का लाभ आप उठा सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें, इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने तो यहां पर दी गई आपके द्वारा जो फीस है उस फीस को भी एडजस्ट कर दिया जाता है। तो दोहरा लाभ है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप कोई भी दुविधा हो आपको तो उसको दूर कर सकते हैं। चलिए अब बारी अभ्यास प्रश्न की आती है। जिम्मेदारी छोड़ते हैं आपके ऊपर।
समग्र निष्कर्ष के अनुसार खाद्य महंगाई का अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है? अल्पकाल बढ़ने की संभावना अधिक दीर्घकाल में नियंत्रित रहेगी। अल्पकाल में नियंत्रण में रहने की संभावना, दीर्घकाल में अगर खेती लागत, उर्वरक, पैकेजिंग आदि बढ़ी तो महंगाई बढ़ सकती है। सी विकल्प है दोनों समय में कोई असर नहीं पड़ेगा। डी है केवल पैकेजिंग लागत से प्रभावित होगी। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो नंबर याद रखिए 8750187501। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी सारी अपडेट आप तक पहुंचेगी। साथ साथ टेलीग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।